डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी के क्षेत्र में जो भी हलचलें होती हैं उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहेगा आज देखने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। बीजोपचार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एक तो इससे हमारी जो पौध है उसे सुरक्षा मिलती है कई तरह के कीटों से, कई तरह की बीमारियों से। साथ ही साथ हमारी खेत की मिट्टी भी बेहतर होती है। अगर हमारे किसानों को अच्छा अंकुरण चाहिए, अच्छी उपज चाहिए आगे चलकर, तो बीजोपचार करना कभी ना भूलें। इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ तकनीकी सहायक चंद्र प्रताप सिंह जी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। बीज स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें ये देखा जाता है कि आपका बीज रोगों से मुक्त है कि नहीं है, और यदि बीजों का बीज स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में किसान भाइयों, आपका बीज पूरी तरह से खेतों में उगेगा नहीं, उसका अंकुरण नहीं होगा, यदि उग भी आया तो कमज़ोर होगा, और ऐसी संभावना है कि उस बीमारी का फैलाव अन्य पौधों में भी हो। तो इस परिस्थिति में किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके कारण कि उनकी लागत बढ़ जाती है और मुनाफा कम हो जाता है। तो बीज स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए ऐसा क्या किया जाए, इसके संदर्भ में बीज स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए किसान भाई 3 उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है प्रमाणित बीजों का चुनाव, दूसरा है बीजोपचार, तीसरा है फसल चक्र और फील्ड सैनिटेशन को अपनाना। किसान भाइयों से निवेदन है कि प्रमाणित बीजों का ही चुनाव करें और प्रयास करें कि ये बीज किसी भरोसेमंद दुकान या फिर किसी सरकारी दुकान से ही लिए गए हों, और बीज निश्चित रूप से प्रमाणित हों, क्योंकि प्रमाणित बीजों में ये कई बार कई स्तरों पर चेक किया जाता है कि बीज में किसी प्रकार के रोग आदि तो नहीं है, और जब इनकी पुष्टि हो जाती है तभी उनको प्रमाणीकरण संस्थाएं प्रमाणित बीज का टैग देती हैं। फिर दूसरा प्रश्न बीजोपचार का। बीजोपचार, किसान भाई अपने बीजों को बोने से पहले सदैव बीजोपचार करें। इसके लिए फफूंदनाशक आदि बाज़ारों में उपलब्ध हैं, और आजकल बाज़ारों में जैविक फफूंदनाशक जैसे ट्राइकोडर्मा आदि की भी उपलब्धता है। किसान भाई चाहें तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात आती है कि फील्ड सैनिटेशन और फसल चक्र। किसान भाइयों से निवेदन है कि पुरानी फसलों के जो अवशेष हैं उनको अपने खेतों से हटा दें, अन्यथा की स्थिति में उन्हें मिट्टी में अच्छे से मिला दें, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इन अवशेषों से भी कुछ बीमारियां उगती हुई फसलों में आ जाती हैं। और फसल चक्र के अंतर्गत प्रयास करें कि एक ही फसल को अगले फसल चक्र में ना इस्तेमाल करें, जैसे धान के बाद दलहन का इस्तेमाल करें। इस प्रकार की छोटी छोटी सावधानियां यदि किसान भाई बरतेंगे तो निश्चित रूप से ही उनके बीज का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। बीज स्वास्थ्य याद रखें कि एक छोटा सा निवेश है, पर इसके फायदे अनेकानेक हैं। किसानों के लिए मिट्टी की जांच करवाना उतना ही जरूरी है जितना सही फसल का चुनाव करना। जी हां, अगर हमारे किसान सही समय पर अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लेते हैं तो उर्वरकों की कमी का पता चलता है, सही मात्रा में उनकी पूर्ति कर सकते हैं और अपनी खेत की मिट्टी को सेहतमंद बना सकते हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की भी शुरुआत की है। इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहायक क्षेत्र अधिकारी संदीप कुमार त्रिपाठी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना भारत सरकार ने 2015 में
स्टार्ट किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों के मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की जानकारी और उचित उर्वरक उपयोगिता के बारे में किसानों को बताना, जिसमें मुख्य रूप से 12 तत्वों की जानकारी दिया जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और पीएच। इसके साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और बोरान, जिसके बारे में विधिवत कार्ड में दिया जाता है और ये जानकारी किसान भाई उपयोग करते हैं अपने फसलों के लिए। मुख्य रूप से किसान भाई डीएपी और यूरिया यूज करते हैं, जिससे अधिक उपयोग से भूमि की पोषक तत्व का क्षरण होता जा रहा है। इसलिए भारत सरकार ने इस विषय पर चर्चा किया और स्वास्थ्य कार्ड को अपनाने के लिए किसानों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसमें किसान भाइयों के खेत से नमूना एकत्रित करके उसका जांच किया जाता है और सीजन वाइज उसमें क्रॉप जो हम फसल लेते हैं उसके अनुसार उसमें उपयोग करने के लिए पोषक तत्वों की जानकारी रहती है और कौन कौन से हम उसमें उर्वरक यूज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है कि हम उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और जैविक फर्टिलाइज़र और उसमें ग्रीन मैन्यूरिंग के बारे में उपयोग करें, जिससे हम आने वाले समय पीढ़ियों को एक अच्छी भूमि दे सकें। इसके उपयोग से हमारा जो पोषक तत्व फसलों को मिलेगा वो अच्छा रहेगा और जो अनाज की गुणवत्ता होगी उसमें भी सुधार होगा। किसान भाइयों को और एक इसमें जानकारी मिलती है कि वो अपना हर 3 साल में अपने मृदा की उपस्थित पोषक तत्वों की जानकारी लेते हैं, जिससे वो बार बार एक ही फसल जो लेते हैं उसका भी सुझाव दिया जाता है कि वो रोटेशन वाइज फसलों को चयन करें, कभी दलहनी फसल, कभी हमारा बाजरा, मक्का ये सब लें। उसके बाद उसमें कुछ वेजिटेबल्स जैसे फसलों का भी चयन करें, जिससे उर्वरता हमारी मिट्टी की बनी रहे और किसान भाइयों को अधिक से अधिक भूमि का उपयोग करके लाभ मुनाफा हो सके। आइए किसान भाइयों बहनों नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज हम बात करने वाले हैं बेबी कॉर्न की खेती के बारे में। एक ऐसी फसल है जो हमारे किसानों को मालामाल बना सकती है, क्योंकि बाजारों में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ पर बेबी कॉर्न की मांग बहुत अच्छे स्तर पर बनी हुई है और हमारे किसान इससे लाभान्वित भी हो सकते हैं। तो कैसे की जा सकती है बेबी कॉर्न की खेती, जानते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट के माध्यम से। मोटे अनाज के रूप में कभी गरीबों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मक्का आज उद्योग जगत में भी अपना स्थान बना चुकी है। ये एक बहुउपयोगी फसल है। ये मनुष्य के साथ साथ पशुओं के आहार का भी प्रमुख अवयव है। बेबी कॉर्न मक्का से प्राप्त होने वाले बिना परागित भुट्टो को ही कहा जाता है। इसका पौष्टिक मूल्य अन्य सब्जियों से अधिक है तथा पत्तों में लिपटे रहने के कारण ये रासायनिक कीटनाशकों के प्रभाव से लगभग मुक्त रहता है। इसमें फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन व विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बेबी कॉर्न की कृषि आज भारत में प्रचलित होती जा रही है। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से बेबी कॉर्न की कृषि जल्द ही भारत के अन्य कई राज्यों में भी शुरू हो जाएगी। बेबी कॉर्न की कृषि आप साल भर कर सकते हैं। इसकी कृषि के लिए क्षेत्र का तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच और हवा में उचित नमी की आवश्यकता होती है। बेबी कॉर्न की कृषि किसी भी मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो में संभव है, पर यदि मिट्टी दोमट या बलुई दोमट हो तो इसकी कृषि और भी आसान हो जाएगी। बेबी कॉर्न उगाने से पहले किसान को अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र की पहल से आज पूरे भारत में
मिट्टी की जांच करवाना बहुत आसान हो गया है। बेबी कॉर्न उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। मिट्टी की अम्लता के साथ साथ कुछ जरूरी खनिज जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का भी ध्यान रखना चाहिए। नियमित मात्रा में जैविक खाद मिलाकर मिट्टी की अम्लता और मौजूद पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह अनुसार उचित कदम उठाकर आप अपने खेत को बेबी कॉर्न की सफल कृषि के लिए तैयार कर सकते हैं। बेबी कॉर्न जैसी विशिष्ट कृषि से उचित मुनाफा प्राप्त करने के लिए किसान प्रायः इसे सही समय पर बाजार तथा मंडी तक पहुंचा देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए किसान कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित बीजों का ही चयन करते हैं, जिससे निर्धारित समय पर स्वस्थ फसल की प्राप्ति होना संभव हो पाता है। ये प्रमाणित बीज आपको कृषि विज्ञान केंद्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीज विक्रेताओं से आसानी से मिल जाते हैं। किसान आज खेत की जुताई कर रहे हैं। खेत में कब और कितनी बार जुताई करनी है, ये मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इनके खेत की मिट्टी बलुई है, इसलिए 2 से 3 बार की जुताई से ही मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। खेत तैयार होने के बाद किसान जैविक खाद डालते हैं। मेड़ बनाने से पहले किसान 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 8 किलोग्राम पोटैश प्रति एकड़ मिट्टी में मिला देते हैं। जैविक खाद मिलाने से मिट्टी की संचयन क्षमता बढ़ जाती है और साथ ही सूक्ष्म तत्वों की मात्रा भी बरकरार रहती है। इसके बाद किसान खेत में मेड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। किसान 8 से 10 इंच या लगभग 1 बीता ऊंची मेड़ बनाकर बेबी कॉर्न की कृषि आरंभ करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि मेड़ से मेड़ की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर या 1.5 फुट हो। इन सब बातों को सुनिश्चित कर लेने के बाद किसान बुआई आरंभ करते हैं। बुआई के वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बीज से बीज की दूरी लगभग 1 बीता हो और जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध ना हो, वहां टपक या फव्वारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई की जा सकती है। ये किसान अपने खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके मक्के और गन्ने की कृषि एक साथ करते हैं। हर 15 से 20 दिन में किसान मेड़ पर निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई करने से मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे बेबी कॉर्न का विकास अच्छी तरह से हो पाता है। आज रोपण किए 60 दिन हो चुके हैं। बेबी कॉर्न के पौधों के ऊपर पूंछ के आकार की मंजरी दिखने लगी है, जो खिलकर फूल का रूप ले लेंगी। ये पौधों में बालियां आने का संकेत है। किसान समय दर समय अपने खेत का निरीक्षण करते हैं। खरपतवार एवं सिंचाई का सही प्रबंधन और सही कीटनाशक के उपयोग से खेत को बचाते हुए किसान इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि पौधों पर लगी बेबी कॉर्न की बालियां अच्छी गुणवत्ता वाली हों। आज रोपण किए 90 दिन हो चुके हैं। बेबी कॉर्न की फसल अब बिल्कुल तैयार दिख रही है। हर एक पौधे पर लगी बालियों को ध्यानपूर्वक तोड़कर इन टोकरियों में भरा जा रहा है। बेबी कॉर्न की उपज इसके किस्मों की क्षमता एवं मौसम पर निर्भर करती है।
अगर सब कुछ इसकी कृषि के लिए अनुकूल रहा तो 1 एकड़ क्षेत्रफल से लगभग 2700 किलोग्राम बेबी कॉर्न की प्राप्ति संभव है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं अगले सेगमेंट पर। हमारे सेगमेंट में हम आपको ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अलग सोच और मेहनत लगन के चलते एक सफलता का मुकाम हासिल किया है और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, क्या है उनकी कामयाबी की दास्तान, जानने के लिए रुख करते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। सुनीता शानू का जन्म राजस्थान के पिलानी शहर के एक छोटे से गांव में 6 अगस्त 1970 को हुआ था। बचपन से ही सुनीता ने अपने माता पिता को परेशानियों से जूझता हुआ देखा था। एक दुर्घटना में इनके पिता की आंखें चली गई, जिसके कारण इनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुनीता के पिता खेती किया करते थे, लेकिन आंखें चली जाने के बाद वो लाचार हो चुके थे। सुनीता शानू के जीवन का संघर्ष यहीं से शुरू हो गया। इनके माता पिता को सुनीता से काफी उम्मीदें थी। बचपन से ही सुनीता घर के काम में निपुण तो थी ही, साथ ही पढ़ाई में भी रुचि रखती थी। इन्होंने बीएससी गृह विज्ञान किया और जीवन को एक नया अर्थ देने के लिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए वो जिंदगी की जद्दोजहद में शामिल हो गई। सुनीता शानू के ससुराल में भी खेती बाड़ी हुआ करती थी और उनके पति भी खेतों में काम करते थे, लेकिन शादी के बाद वो दोनों कुछ नया करने के उद्देश्य से दिल्ली चले आए। यहाँ आने के बाद भी उन्हें छोटे छोटे काम ही मिल रहे थे। आर्थिक मजबूरी को दूर करने के लिए सुनीता और उनके पति ने अपना व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया। उन्होंने चाय का एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। बस 5 किलो चाय पत्ती लेकर पति पत्नी उस काम में जुट गए। धीरे धीरे उनका ये चाय व्यवसाय आगे बढ़ गया। विकास का पौधा अंकुरित होने लगा। सुनीता शानू का ये चाय व्यवसाय चलने लगा। उनके इस व्यवसाय को नया आकाश मिलने लगा। व्यवसाय आगे बढ़ने लगा और फिर क्या था, सुनीता शानू कामयाबी की राह पर आगे चलने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनका मजाक उड़ाने वाले लोग, उन्हें कमजोर समझने वाले, उनसे ही प्रेरणा लेने लगे। धीरे धीरे उनका ये व्यवसाय इतना बढ़ गया कि उनके इस व्यवसाय से दूसरी महिलाएं भी जुड़ने लगी। सुनीता शानू टी बोर्ड की सदस्य बन गई। देश के तमाम टी बागानों से वो चाय खरीदने लगी। सुनीता शानू ने जब देखा कि उनका ये व्यवसाय काफी आगे बढ़ गया है, तो उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। साथ ही अपनी इस चाय फैक्ट्री का नाम सुनीता सप्लायर्स रख दिया। इन्होंने कुछ वर्कर्स भी अपने काम के लिए रखे। आज सुनीता शानू सफल उद्यमी है। उनकी चाय का बिजनेस देश और विदेश में अपनी अलग पहचान बना रहा है। इनके यहाँ बनी फ्लेवर टी जैसे ग्रीन और व्हाइट की मांग बाजार में हमेशा ही बनी रहती है। सुनीता शानू ने जो कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे उनकी खुद की गई दिन रात की मेहनत है। उनका मानना है कि देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए महिलाओं का विकास बहुत जरूरी है। इनके फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं इनसे बेहद प्रभावित हैं और वो भी सुनीता शानू की तरह कामयाब होने की राह पर अग्रसर हैं।
कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, नजर डालें अगले सेगमेंट पर। किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। एक ऐसी योजना है जो आपकी फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। बता दें कि अभी रबी की फसलों का बीमा करवाने का समय है। हमारे किसान इस योजना से जुड़कर अपनी फसलों को आगे आने वाले नुकसान से बचा सकते हैं और किस तरह की प्रक्रिया को वो अपना सकते हैं, जानकारी के लिए रुख करते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम
बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कार्यक्रम के लिए कोई सवाल है, कोई सुझाव है आपके पास, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें krishidarshan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जानकारियां आप पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार। अनानास भारत का एक महत्वपूर्ण फल है। अनानास की खेती 89,000 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है और कुल उत्पादन 1415,000 टन है। यह लगभग पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी उगाया जाता है। अनानास पूर्वोत्तर में कुल 57,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है और यह क्षेत्र कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 40% से अधिक का योगदान देता है। पूर्वोत्तर में अनानास का कुल उत्पादन प्रत्येक वर्ष लगभग 700,000 टन है। इस क्षेत्र में उपजाऊ और संगठित रूप से समृद्ध मिट्टी, पर्याप्त वर्षा, जल संसाधन और विभिन्न जलवायु स्थितियां हैं, जो विविध फसल का समर्थन करती है। उत्तर पूर्व में उगाई जाने वाली अनानास की मिशन नामक एक परियोजना शुरू की। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वोत्तर में अनानास के उत्पादन में 140% की वृद्धि हुई। इस क्षेत्र से उत्पादित अनानास गुणात्मक रूप से अलग है और दुनिया में सबसे अच्छे अनानास में से एक कहा जाता है। ये बहुत मीठे होते हैं और इनमें फाइबर कम होता है। 80% आदिवासी आबादी वाला कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण बागवानी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुधार पूर्वोत्तर के लोगों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए होना चाहिए।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।